जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नमाज पढ़ लें अगर 20 मिनट दे दें आप। बेटा तो आपने 1 से 1:30 बजे तक नमाज पढ़ लेनी थी ना। अब ये नहीं मैम। यूनिवर्सिटी का ये टाइम है। अब मैं मेरी बात सुने, ये यूनिवर्सिटी का टाइम है। मैं उनके लिए जवाबदेह हूँ कि भाई इस टाइम पे मैंने आपकी क्लास लेनी है, ठीक है। मैं इस वजह से कि भाई आपकी नमाज का टाइम है, उन्होंने मुझे नहीं बख्शना इस बात पे, ठीक है। सो वो 1 बजे अजानें हो जाती हैं। 1 से 1:30 बजे तक आपके पास पूरा आधा घंटा है जिसमें आप बड़े खुशू खुजू के साथ अच्छी नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने नमाज पढ़ा करनी है। ताकि मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करूं। जी मानूर, होगी अटेंडेंस? बोले मैंने आपको परमिशन दे दी है। चले मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन, जो लेक्चर आज करना है। जी स्टूडेंट्स, आज ये आपको मैंने करवाना है। इससे पहले मुझे बताएं, आपको मैंने जो लास्ट करवाया था उसमें किसी को कोई इशू है, कोई चीज अगर नहीं किसी को समझ आई तो वो पूछ सकते हैं। अगर खामोश है सब तो इट मीन्स के सबको समझ आ गई, ठीक है। फिर मैं ये स्टार्ट करती हूँ आपका पैराग्राफ राइटिंग। अब रीडिंग का मैंने आपको काफी कराया, अभी रहता है, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा साथ राइटिंग स्टार्ट कराना चाह रही हूँ। एंड दिस इज अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। First of all, what is paragraph? This is the definition of a paragraph. A paragraph is a unit of writing in a larger body of work. एक पैराग्राफ जो है वो कोई भी जो बहुत बड़ी चीज लिखी जाती है, कोई आर्टिकल लिखा जाता है, कोई बुक लिखी जाती है, कोई स्टोरी लिखी जाती है,
तो कभी भी ऐसा नहीं होता, इट नेवर हैपेंस दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड इट एंड्स विदाउट एनी इंटरप्शंस। तो हमेशा हर चीज को हर बड़ी राइटिंग को स्मॉल यूनिट्स में चेंज करके लिखा जाता है, और वो यूनिट्स जो हैं, those units in a larger body of work are called paragraphs. In writing, either you are writing a book, either you are writing a story, anything. But a paragraph, it expresses a particular topic or theme. हमेशा एक पैराग्राफ जो होता है वो एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होता है. यू कैन नॉट राइट डाउन so many things or so many ideas in one paragraph. There must be one topic or there must be one theme in one paragraph. There are some further definitions of a paragraph, because obviously you are going to have subjective paper and you are going to write. So you can have a question, what is paragraph? So you have to write down different definitions. So there are some definitions. First one is a paragraph is a component of fictional prose and non-fiction writing. Then second is when writing essays, research papers, books, etc., new paragraphs are intended to show their beginnings. Each new paragraph begins with a new indentation. So either you're writing a prose, fictional, non-fictional, writing paragraph is an important component of that. कोई भी आपकी, चाहे वो फिक्शनल से मुराद है लिटरेचर की कोई चीज हो, या नॉन फिक्शनल जो मुख्तलिफ आर्टिकल नॉन फिक्शनल लिखे जाते हैं, लॉट ऑफ नॉन फिक्शनल थिंग्स भी लिखी जाती हैं, तो सब में पैराग्राफिंग लाजमी की जाती है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग. आप एसेस लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, so always whenever you are going to start writing, you will start with a paragraph, and your paragraphs will start with an indentation. Indentation is when you start writing, so writing a paragraph, so you don't start with the margin of the paper, but you start with sometimes 1 inch, sometimes 1.5 inches away from the margin, so that is called indentation. This is also used when you are writing manually on a paper. This is also used when you are writing in Microsoft Word. So आप चाहे हाथ से लिख रहे हैं, चाहे आप Microsoft Word में लिख रहे हैं, indentation is important. Third definition is the purpose of a paragraph is to express a speaker's thoughts on a particular point in a clear way that is unique, specific to that paragraph. This is very solid definition. ठीक है, इसमें simply paragraph का मकसद क्या है वो बताया गया है. So whenever you are going to write a paragraph, its purpose is to express speaker's thoughts. स्पीकर से मुराद है राइटर. जो भी राइटर है, जब वो कुछ लिख रहा है तो वो अपनी थॉट्स को बताता है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वे, बट एंड आल्सो इन अ क्लियर वे. क्लियर वे होना चाहिए, और दैट इज आल्सो यूनिक एंड स्पेसिफिक टू दैट पैराग्राफ. वो उस पैराग्राफ से के रेलिवेंट स्पेसिफिक होगा. Now is the basic paragraph structure. When you are going to write, you must know how to structure a paragraph, how to lay out a paragraph. So this is the structure of a paragraph. आपको पता होना चाहिए कि एक पैराग्राफ कैसे लिखना है. In non-fiction writing, a body paragraph is a paragraph that comes between the introduction and conclusion. Remember that when we are talking about a paragraph, we are talking about body paragraph. What is body paragraph? Whenever you write something, there is always, it has 3 parts. One is introduction, then body, and then is conclusion.
We are not talking about the paragraph that is written down in introduction. We are not talking about the paragraph that we write down in conclusion. This is the paragraph that we write in a body paragraph. Because to write down introductory paragraph and to write down conclusionary paragraph is different. And I will obviously tell you about it, but not in these slides, but in the slides when I will tell you how to write or how to structure an essay. So I will discuss about this in essay writing. In this, I am just talking about a body paragraph. So a good body paragraph will have the following. इसमें ये तीन इसके aspects हैं जो लाजमी होते हैं. There must be a topic sentence. There must be some supporting sentences, 2 to 3 or 4, and there must be a conclusionary or concluding sentence. So I'm going to discuss these further. अब वन बाय वन मैं आपको इनकी डिटेल बताती हूँ कि इसको कैसे करना है. Who is PC? This is not your class, fellow. ये इस चीज का फायदा उठाते हैं कि मैं इधर पढ़ा रही हूँ और मैं इस मीन्स कि अब मैंने किसी को एंटर नहीं करना, क्योंकि मैं फिर और नहीं रखती हूँ, मेरा पढ़ाने की तरफ ध्यान होता है. मानूर आप चेक करें आपकी क्लास में. अब अहमद सुल्तान अब आ रहा है. आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं कोई आउटसाइडर तो नहीं आपको लग रहा? जस्ट चेक मी एंड आप चाहे बताना इधर या आप मुझे टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे, उधर मैं देख लेती हूँ उनको. आई डोंट वांट एनी आउटसाइडर. So what is topic sentence? A topic sentence is the first sentence of the body paragraph. और जैसे इसके नाम से जाहिर है, its name suggests us topic sentence. Obviously the topic or the main theme or the main thing that is going to be discussed in the paragraph must be in that sentence. आपका पैराग्राफ हमेशा स्टार्ट होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस से. अगर आपके ये स्टार्ट नहीं होता है या आपके पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस नहीं होता है, then that paragraph is obviously it's lacking. It's not a proper paragraph. A good topic sentence, और ये क्या करता है, the work of a topic sentence is to introduce the topic of the paragraph, as the name suggests. नाम से भी जाहिर है. A good topic sentence will be broad enough to allow for explication, but narrow enough that it doesn't require a paragraph that is too long. अब ये आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है, इसकी कितना ये किस तरह का होना चाहिए? इट मस्ट नॉट बी ब्रॉड इनफ, कि बहुत ज्यादा ब्रॉड भी ना हो कि एक पैराग्राफ में आप उसको एनकम्पास ना कर सकें, एक पैराग्राफ में आप उसकी डिटेल ना बता सकें. और दूसरा, इट मस्ट नॉट बी नैरो कि एक लाइन में ही आपका वो सारा मीनिंग कंप्लीट हो जाए. सो इट मस्ट बी दिस टॉपिक सेंटेंस मस्ट बी ब्रॉड इनफ कि उसमें इतनी डिटेल आप लिख सकें जो एक पैराग्राफ के लिए है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी से सेंटेंस स्टार्ट हो, इसी सेंटेंस से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा और इसी पे बेस करेगा आपका पूरा पैराग्राफ. Supporting sentences. Supporting sentences क्या होते हैं? As the name suggests, supporting sentence, because the main thing is the topic sentence, and this is the topic sentence about which the whole paragraph is going to be written. आप जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं वो सारे का सारा उस टॉपिक के बारे में ही होगा जो टॉपिक सेंटेंस में दिया गया है. तो ये जो supporting sentences हैं, they come between the topic sentence and the concluding sentence. टॉपिक सेंटेंस भी एक होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी एक होगा. There must be only one topic sentence and one concluding sentence.
लेकिन आपके जब सपोर्टिंग सेंटेंसेस है दे कैन बी फ्रॉम 3 to 4, इसके लिए कहा जाता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 to 3, 2 से 3 पैराग्राफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस लाजमी होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो आपके वो पैराग्राफ जो है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। बट दे मस्ट नॉट बी मोर देन 10, ठीक है। 10 तक जो है वो कहा जाता है कि मैक्सिमम आप 10 तक जो है वो दे दें। So this is about the length of supporting sentence और topic sentences क्या करते हैं, what's the role of supporting sentences, they elaborate, they explain the point of view of paragraph, जो आपने point of view देना है तो आपने जितनी भी एक्सप्लेनेशन देनी है अपने टॉपिक सेंटेंस से रेलिवेंट, कोई एग्जांपल देनी है, कोई इलेबोरेट करना है, कुछ भी करना है, कोई कंपैरिजन करना है, everything will be in the form of supporting sentences. Then obviously आप एंड पे लिखते हैं concluding sentence, concluding से मतलब ही है conclude करना, so it is going to be the last sentence of the paragraph, आपके पैराग्राफ का सबसे आखिरी सेंटेंस होगा, but it should sequentially end the paragraph and transition to the next paragraph, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इसने पैराग्राफ को एंड ही नहीं करना बल्कि इसने इसके साथ साथ ट्रांजिशन का प्रोसेस भी करना है। ट्रांजिशन में ये होता है कि आपकी जो थॉट है वो एंड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप जब बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो आप उसमें कहीं भी एंड नहीं करें, एंड तो आपने कंक्लूजन में करना है। यहाँ पर आपकी थॉट की एक फ्लो चलती है, देयर मस्ट बी अ फ्लो ऑफ थॉट इन दीज ऑल पैराग्राफ्स। सो एक जो आप एंड करेंगे उसका एक लिंक होना चाहिए आपके नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, तो यहाँ पर आपने उस लिंक को क्रिएट करना है while concluding your paragraph। आपने जिसने भी हाथ खड़ा किया है मैं आपको एंड पे देखती हूँ, अभी मैं यहाँ पर इस लेक्चर को कंप्लीट करें। कोहेरेंस बच्चे कोहेरेंस पे आ जाते हैं, ये देखिए आ गए हैं, सबर तो करते नहीं ना आप लोग। These are the important features of a paragraph, ठीक है। ये तो हो गया कि एक पैराग्राफ में आपके there must be a topic sentence, supporting sentences and one conclusionary sentence, लेकिन इसके साथ साथ ये एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आगे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये भी होने जरूरी है। These are important aspects as well and they must be in a paragraph. One is unity and coherence. यूनिटी, सबसे पहले हम यूनिटी पे आते हैं कि व्हाट इज यूनिटी। ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर है दैट आइडियाज, आप ऑब्वियसली वन आइडिया है जिसके इर्द गिर्द आपने तमाम अपने जो भी एक पैराग्राफ में लिखना है और उन तमाम चीजों को लॉजिकली फिट होना चाहिए, तभी उसमें एक यूनिटी आएगी। और कोहेरेंस जो है दैट इज द फ्लो फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट। आपने इस पैराग्राफ में एक आइडिया दिया है, ठीक है। सपोज यू आर राइटिंग डाउन अ पैराग्राफ एंड नॉट ओनली यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, यू हैव टू change the flow or you have to continue the flow from this idea to the next idea। so आप इस पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे, लेकिन आपका जो कोहेरेंस है वो तभी क्रिएट होगी when you write down the idea, the creation, the link between those ideas, और वो logically होना चाहिए। So it must be organized in a way that it builds appropriately, ठीक है। आपकी जो sequence of ideas हैं वो होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप जैसे कोई स्टोरी लिख रहे हैं, अगर आप उसके स्टोरी के प्रॉपरली हर पैराग्राफ में जो सीक्वेंस है उसको नहीं सही बताएंगे तो आपका फ्लो नहीं बनेगा। इसी तरह से जब आइडियाज भी देते हैं तो हर एक आइडिया दूसरे आइडिया को सपोर्ट कर रहा होता है, तो उसमें भी अगर आप लिंक क्रिएट नहीं करेंगे तो फ्लो नहीं बनेगा, और दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। आपके तमाम आइडियाज जो हैं आपस में उनका कनेक्शन होना जरूरी है और उन तमाम का मेन टॉपिक से कनेक्शन होना जरूरी है, बिकॉज ऑल
The sentences in the paragraph must cohere with the main idea in the paragraph, and all the paragraphs that are having different ideas, they must connect to the main idea in the topic. वो तमाम को उस topic से भी relevant होना चाहिए. This is called coherence. Then adequate development. When we say adequate, sufficient, it means the paragraph should be well developed. Well developed से मुराद ये है that all the necessary information, जो information जरूरी होनी चाहिए in a paragraph, it must be in it. कोई भी lack नहीं करना चाहिए. There must be no dearth, no lacking of any information. Because अगर कोई information नहीं होगी तो जो आइडिया आप देना चाह रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जो राइटर जो क्रिएट करना चाह रहा है एटमॉस्फेयर, वो नहीं हो पाएगा. एंड आल्सो द पैराग्राफ शुड इंक्लूड एनफ एविडेंस टू सपोर्ट इट्स टॉपिक सेंटेंस. क्योंकि टॉपिक सेंटेंस ऑब्वियसली टॉपिक टाइटल है, टॉपिक है, मेन आइडिया है, तो तमाम सपोर्टिंग आइडियाज जो हैं वो उससे रेलिवेंट लाजमी होने चाहिए. नाउ कम्स ट्रांजिशंस. ये भी एक important aspect है that must be in a paragraph. There must be transitions in good paragraphs between preceding and proceeding paragraphs. Preceding होते हैं जो पिछले और proceeding जो अगले next है. These transitions are logical and verbal. ये दो तरह की होती हैं, logical and verbal, दोनों बता देती हूँ. Logical होता है कि thought में, content में जो है वो logically आपस में transition होनी चाहिए, और verbally obviously in the form of words जो हैं वो भी transit करें. So one paragraph should logically flow to the next. ठीक है, एक आइडिया दूसरे नेक्स्ट आइडिया के साथ जनरेट करते हुए logically flow करे. The ideas in a body of work should be organized so each paragraph transitions well to the next. It should not be choppy. आपके एक जो बॉडी ऑफ टेक्स्ट होती है उसमें एक नहीं बहुत सारे, सपोज आपके कम से कम 10 पैराग्राफ्स हैं, तो हर पैराग्राफ की आपस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि एक पैराग्राफ दूसरे को सपोर्ट करे, प्रीसीडिंग को सपोर्ट करे, चॉपी ना हो, कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि यहाँ पर ये एंड हो गया है. दे मस्ट नॉट बी एंड. इसके साथ साथ एडिशनली इसके साथ साथ verbal transitions within and between paragraphs should help the reader move seamlessly through the piece of writing. ये याद रखिए कि आप जब भी कोई लिखता है तो वो रीडर के लिए लिखता है. जैसे मैं आपको जब रीडिंग स्किल बता रही थी तो मैं आपको ये बताती थी बार बार दैट whenever you are reading, आप जो भी रीडिंग करते हैं तो वो किसी ने राइट डाउन किया है, किसी ने अपनी कोई आइडियोलॉजी दी है, किसी ने अपनी थॉट दी है, और रीडर उसको पढ़ता है. जो राइटर होता है उसको भी पता होता है कि वो भी किसी रीडर के लिए लिख रहा है. ऑब्वियसली लिखा रीडर के लिए जाता है. इट कैन बी एनी रीडर. कोई टारगेट रीडर्स भी हो सकते हैं, कोई आपके डिफरेंट रीडर्स भी हो सकते हैं जिसका आपको नहीं पता. जैसे कुछ जब कोई न्यूज़पेपर में कोई कॉलम लिखता है तो उसके माइंड में कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि भाई मैं इसको लिख रहा हूँ. आप अपने किसी को खत लिखते हैं तो आपको पता है कि मैं अपने अब्बू अम्मी दोस्त अपने भाई बहन को लिख रहा हूँ. सो हर कोई राइटर किसी के लिए लिखता है. तो हम जब बात करते हैं बुक्स की और लिटरेचर की तो वो और बड़े लेवल पे आ जाता है, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन जो होती है वो सिर्फ एक इरा की नहीं होती है. देखते जैसे शेक्सपियर ने आज से 500 साल पहले लिखा, लेकिन हम आज भी पढ़ रहे हैं. सो ये टाइम एंड स्पेस में भी चला जाता है कि टाइम एंड स्पेस से हट के भी आपकी हो जाती है. तो लिखा ऐसा जाना चाहिए कि जिसमें लॉजिकल फ्लो, वर्बल ट्रांजिशंस भी हों, ताकि रीडर कोई भी रीडर हो, किसी भी इरा का रीडर हो, किसी भी तरह का रीडर हो, वो सीमलेसली उसको समझ सके. जो भी पीस ऑफ राइटिंग है उसको समझने में मुश्किल ना हो. Now talking about the length of a paragraph.
वैसे तो कोई रूल नहीं है, देयर इज नो सेट रूल। कोई किसी जगह पे कोई बुक नहीं है कि एक पैराग्राफ की इससे ज्यादा लेंथ ना कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि कुछ पैराग्राफ सिर्फ एक सेंटेंस पे बेस करते हैं। बड़े राइटर्स हैं ऐसे जिन्होंने एक पैराग्राफ एक सेंटेंस पे बेस करके लिखा है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने ऐसे किया है। सो फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये कहा जाता है कि दे मस्ट नॉट, दे नीड टू बी लॉन्ग इनफ टू एक्सप्रेस एनी गिवन आइडिया। क्योंकि वो बहुत जबरदस्त राइटर्स होते हैं जो एक पर एक सेंटेंस में इतना कुछ लिख देते हैं कि दैट इज एनफ। उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं, सपोर्टिंग आइडियाज भी आ जाते हैं उसमें, साथ ही ट्रांजिशन भी आ जाती है, लॉजिकल फ्लो भी आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। सो ऑब्वियसली हम लोग जो कि जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, वी कांट डू दैट टू दैट एक्सटेंट। सो उसके लिए क्या होता है कि इतना उसके लिए कहा जाता है, इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू एक्सप्रेस, कि जितनी आइडिया जो है, जो आइडिया आप देने जा रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर सके, उसको अंडरस्टैंडेबल कर सके फॉर द रीडर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसर्च पेपर्स जो हैं ऑब्वियसली इसमें बहुत डिटेल देनी होती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि 10 सेंटेंस या कभी कभी 15 सेंटेंसेस पे भी बेस कर सकता है, 20 पे भी बेस कर सकता है, बिकॉज रिसर्च पेपर्स में यू हैव टू राइट डाउन अ लॉट, आपको बहुत लिखना होता है। ओवरऑल टॉपिक ऑफ राइटिंग एंड कंटेंट विल डिटरमिन द लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए एक पैराग्राफ की, टॉपिक के ऊपर जो आप लिख रहे हैं और कंटेंट किस तरह का है। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक पे इतना होगा या इस पे होगा। तो एक जनरल रूल बना दिया गया है नॉर्मली जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने, कि एक टॉपिक सेंटेंस होगा, ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होंगी, एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं और फिर कंक्लूजन होगा। सो दैट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ। मैक्सिमम आप उसको 10 से 15 कर सकते हैं सेंटेंसेस पे, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो हम जैसे जो जिनकी फॉरेन लैंग्वेज है दे आर आस्क्ड टू राइट डाउन वन टॉपिक हो गया, और 5 to 7 आपके हो गए दूसरे सेंटेंसेस, और वन आपका कंक्लूजनरी पैराग्राफ। सो दिस इज समरी, ये इसी तमाम की समरी है जो अभी मैंने कराया है। सो अब मैं आपको टाइम आउट देती हूँ कि आप लोग इसकी रीडिंग करें। मैं आपको ये शेयर भी कर देती हूँ, ठीक है, अभी शेयर कर देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप रीडिंग करें, समझिए और मेरे साथ डिस्कस करें।
Manu, are you in the class? जी मैंने अनम्यूट किया, बोल रहे हैं मैम। बेटा अटेंडेंस लेनी है अभी ना, एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर और स्टार्ट ऑफ सेकंड लेक्चर। तो आपने हर की एक के बाद मुझे लिख के भेजना है। जैसे अभी जो भेजी थी उसको लिखेंगे स्टार्ट ऑफ फर्स्ट, अब जो भेजेंगे उसके बाद लिखिएगा कि एंड ऑफ फर्स्ट, उसके बाद जो भेजिएगा स्टार्ट ऑफ सेकंड। ठीक है? तो ये 220 पे लेनी है ना? नहीं नहीं बेटा, 11:20 पे शुरू हुई थी ना, 50 मिनट्स की क्लास है, वो तो 1 आवर की हो जाएगी। अभी ले लें आप। ठीक है। स्टार्ट की भी ले लें मानो, स्टार्ट ऑफ सेकंड लेक्चर उसकी भी लेके भेजते साथ में। ठीक है मानूर, मुझे मिल गई हैं आपने। अब पूरे जब 3 बजने हैं ना, तो उस वक्त हमारी ये सेकंड लेक्चर एंड होगा और थर्ड स्टार्ट होगा। तो आपने मुझे 3 बजने से थोड़े मिनट पहले सेकंड की एंड की, और 3 बजे फिर आपने स्टार्ट ऑफ थर्ड की जो है ना वो अटेंडेंस लेके भेजनी है। अभी देखिए मैंने ग्रुप में आप लोगों को शेयर किया है अबाउट दिस पैराग्राफ राइटिंग, इसको रीडिंग करें और फिर इसके साथ मैं आपके साथ आपको इसको डिस्कस करती हूँ। और मैं दूसरा भी भेज रही हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर है ना वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, उसके बाद वो करवाना आपको। जी उस्मान ऑफिशियल सामने आओ। मैं वेट कर रही हूँ, आप कंप्लीट करके मुझे बताइएगा। स्टडी कंप्लीट करके तो मुझे बता। है कौन? मैंने कितनी दफा पूछा था कौन है?
बोला नहीं वो। जी मुझे बताएं कौन है ये उस्मान ऑफिशियल? मैम क्लास का स्टूडेंट है। तो बच्चों जब मैं किसी स्टूडेंट को कहती हूँ तो वो बोलता क्यों नहीं है? अच्छा आप ऐसा करें कि आप लोग जो मैंने अभी पढ़ाया अब लिंक आ जाए, मैं उसको ऐड कर लेती हूँ, और जो मैंने अभी पढ़ाया उसको मेरे साथ डिस्कस करें ताकि मैं फिर नेक्स्ट आपको पढ़ाना शुरू करूँ। अभी सब लोग अनम्यूट हैं, स्टार्ट करें डिस्कशन। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है अबाउट पैराग्राफ राइटिंग? व्हाट इज पैराग्राफ, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, हाउ टू राइट डाउन अ पैराग्राफ? आपको इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे। What should be the length of paragraph? Zimna, yes Zimna. अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने जो ट्रांजिशन करवाया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब जो उसकी फर्स्ट लाइन है, गुड पैराग्राफ शुड हैव ट्रांजिशंस बिटवीन प्रोसीडिंग एंड प्रीसीडिंग सेंटेंस। मैम हाँ जी, इसमें प्रोसीड एंड प्रोसीडिंग होता है, प्रीसीड होता है पीछे वाला, प्रोसीड होता है आगे वाला, ठीक है। अब दो पैराग्राफ ट्रांजिशंस जो होती है ना, कोहेरेंस होती है एक ही पैराग्राफ के अंदर जो हमने यूनिटी क्रिएट करनी है, एक ही पैराग्राफ के अंदर जो हमने आइडियाज की एक फ्लो चलाना है, वो कोहेरेंस है। लेकिन जब हम उसी आइडिया के फ्लो को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में लेके जाते हैं तो वो ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन का मतलब ये है ना, फ्रॉम वन टू अनदर। तो वो जो हमारा फ्लो ऑफ थॉट है वो फ्रॉम व्हेन वी टेक इट फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, वो बिफोर समझेंगे सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर की जगह पर प्रोसीडिंग एंड प्रोसीडिंग लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो एक पिछले पैराग्राफ से जब अगले पैराग्राफ में उसी थॉट को हमने लेके जाना है, उस थॉट को आगे लेके चलना है, ठीक है। सेम थॉट तो नहीं जाएगी लेकिन उसको हम लॉजिकली उसको फ्लो करेंगे, आगे की तरफ लेके चलेंगे, तो वो आपस में जो उनका लिंक है वो क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, और वो इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई आप स्टोरी लिखते हैं, तो ये तो नहीं होता कि एक पैराग्राफ में ही सब कुछ एंड हो जाता है। एक पैराग्राफ में बात होती है, उसी से फिर आगे चलती है बात से बात आगे निकलती जाती है। तो वो जो फ्लो होता है फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो ये दो लेवल पे होता है, लॉजिकली भी होता है और वर्बली भी होता है। लॉजिकली ये होता है कि वो जो थॉट है वो चलेगी, और ऑब्वियसली आपने उस थॉट को प्रेजेंट तो वर्ड्स में ही करना है ना, तो वर्बली भी जो है वो आपस में उनका कनेक्शन होना चाहिए। वर्बली हम स्टूडेंट्स को जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कराते हैं ना, उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं, जैसे ही आपकी कंजंक्शंस जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट वन, आपके कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, येट, इस तरह से जो आप कनेक्शंस क्रिएट करते हैं वो आपके कोहेरेंस में भी काम आते हैं और ट्रांजिशंस में भी काम आते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी। यस मैम। इसकी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवानी है, सिर्फ यही नहीं कराना मुझे है कि इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। और किसी को कोई इशू है? तो बेटा आपने सुना नहीं था, मैंने ये बताया था। फिक्शनल राइटिंग कौन सी होती है? लिटरेचर में जो लिखी जाती है। लिटरेचर में आप लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं। पोइट्री तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट जॉनरा आ जाएगी। जो प्रोज राइटिंग है, चाहे वो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, ठीक है, वो हमेशा पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और वो फिक्शनल राइटिंग होती है कि, और जो नॉन फिक्शनल है आपके रिसर्च पेपर हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, आप ऐसे राइटिंग करते हैं, इतना कुछ लिखते हैं, आप अपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं, वो तमाम की तमाम नॉन फिक्शनल है।
जिसमें आप जो है वो सब कुछ पैराग्राफ्स में लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो फिक्शनल है या नॉन फिक्शनल है, सब पैराग्राफ में ही लिखा जाता है। और जो इंडेंटेशन है, आप जब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? मैम फर्स्ट पे किस- स्पेस छोड़ते हैं। हाँ, आप छोड़ते हैं 1 इंच या 1.5 इंच की स्पेस छोड़ते हैं, वो कहलाती है इंडेंटेशन। ये आप चाहे हाथ से लिखें मैनुअली, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करें, दोनों में ही आपको इंडेंटेशन जो है वो देनी होती है। वो बताती है ना दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ। और किसी को कुछ पूछना है? चलें, अगर नहीं पूछना तो फिर मुझे बताएं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, आपको क्या समझ आई है इसकी? ये भी नहीं बताना, मैं फिर खुद पूछूं आप लोगों से। आपको क्या समझ आई है? व्हाट इज पैराग्राफ? ये हाथ किसने खड़ा किया है? चैट। एक्सप्लेनेशन, वलीद बिन खालिद, इसका मतलब है कि आप जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो आप उसको बताते हैं सारा वो। और ये 9839 मोहम्मद जी, बताएं मोहम्मद। Assalamu alaikum. Excuse me, ma'am. I'm Muhammad Dawood. Ma'am, Okay, I want I to can't talk see your full name. There about. is only Muhammad I can see. Yes, ma'am. Ma'am, I didn't understand completely transitions. A little bit explanation. Transition, when you write, we are talking about a paragraph, but this is not the end. We are talking about a paragraph that is part of a whole. This is a unit of a whole. Paragraph is a unit of a whole. It means that in a body of text, there must be more than one paragraph. There is one paragraph is not the whole. One paragraph is not everything. So when you are going to write, suppose that we are writing an essay and we are going to write 10 paragraphs in an essay. So obviously first one is going to be the introductory paragraph, the last one is going to be the conclusionary paragraph. So there will be at least 8 paragraphs that are body paragraph. So we are going to start from one body paragraph to 8th body paragraph. So in these 8 paragraphs, you are going to write different ideas. Obviously, in one paragraph, you are going to give one idea, one topic, sentence, one thought. But you're not going to give only one thought in the whole of this paragraph, in the whole of the essay. There must be one major thought, but there must be very many different thoughts, just like a tree and its branches. But everything, obviously, there must have a flow with one another. There must be a connection with one another. That is called transition. That when you are talking about one thing in one paragraph and you are going to write down, start another paragraph, so there must be a link between the last paragraph that you have written and the next you are going to write down. This link must be on 2 levels. One is logical level. There must be logical connection between the two thoughts that you are going to write down in the next paragraph, the second one, and in the last one that you have written, the first thought. So, and there must be also verbal connection, verbal in the form of words, in the form of writing. Obviously, you are going to write down even in the content part. So what I told about it, that mostly when we suggest to students to use conjunctions are very important in creating the flow between sentences, between thoughts.
Hopefully you understand, Daud. Hello? Yes, ma'am. Shukriya. Shukriya, ma'am. I understand. Okay. So anyone who is having some problems? These will be more understandable when you read some ideas. Go to the newspaper, read newspaper articles. They will be very helpful for you in understanding, and read with the point of view that how the writer has written and how the writer has created coherence in a paragraph and transition between the paragraphs. So it will help you in writing as well. Reading is associated with writing. For a good writer, you must read a lot. How much you will read and what type of reading you are going to make, it will eventually affect your writing. अगर नहीं है कोई क्वेश्चंस तो मुझे बताना शुरू करें. दानिश जमील, आप बताएं मुझे, व्हाट इज पैराग्राफ? Are you in the class, Danish? मैंने आपको रिमूव कर देना. You will be removed from the class if you are not going to answer. It means you are not in the class. आप ये सिर्फ यहाँ नजर आ रहे हैं नहीं क्लास में. Danish, this is the last call. Danish. जी वो तो क्लास से उसको निकाल दिया मैंने. आगे बताएं जी. माहा मुर्तजा. माहा मुर्तजा. Maha Murtaza, are you in the class? चलें, आपकी क्लास जो है वो जाती जा रही है. ठीक है, निकलती जा रही है. रोल नंबर AG नंबर 6381. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग इन अ लार्जर बॉडी ऑफ वर्क. पैराग्राफ एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में बताता है. ठीक है. आगे भी मैम के बहुत है. आपको बहुत लगता है इतना पेपर में लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे वाले? मैम बताता हूँ. पैराग्राफ मैम ये फिक्शनल प्रोज और नॉन फिक्शनल राइटिंग्स का एक कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. उसके बाद इसका पैराग्राफ का पर्पस होता है कि जो सा स्पीकर है ना, उसके थॉट को, उसके पार्टिकुलर पॉइंट को एक क्लियर वे में हमें बताना है, जो कि एक यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है. नुमान 6323. The components, tell me the components of a paragraph. कितने components होते हैं? आपने देख के बताना है, कोई जुबानी नहीं है आपको ने बताना. आपके पास सबके पास है ना मटेरियल, चला गया, मैंने शेयर किया आपकी क्लास में. वहां से देख के मुझे आपने बताना है. मैं कोई जुबानी नहीं बताने के लिए कह रही. नमान, जो नहीं क्लास में बताएगा उसको मैंने निकाल देना है. That person where the student will be removed from the class. Numan, this is the last call. Numan. Mohsin Ali, the components of a paragraph. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.
एक मिनट मैम बताता हूँ मैं। मैम एक यानी कि पैराग्राफ के 3 कंपोनेंट होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है मुझे ये बता दो। मैम मेन टू से कि जो हम यानी कि जिस बारे में हम लिख रहे हैं पैराग्राफ, तो उसका जो मेन टॉपिक होता है ना उस सेंटेंस में, मतलब उसका जो मेन पर्पस होता है वो बयान किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस होता है जो कि पैराग्राफ की चलें, जैसे सबा नबी 6360, आप मुझे बताएं व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस। सबा नबी 6360। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे बताएं सबा, आपको क्या समझ आई है अबाउट द टॉपिक सेंटेंस। मैम जो टॉपिक सेंटेंस है वो किसी भी बॉडी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है, और ठीक है मैम ये एक लाइन इसकी होती है। जैसे कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है उसकी भी एक लाइन होती है, और ये जो टॉपिक ये सेंटेंस लाइन है एक इसकी भी नहीं एक होती है, लाइन। लाइन एक में नहीं आता, इट कैन बी इनटू 2 to 3 लाइंस। ये जरूरी नहीं है कि टॉपिक सेंटेंस बहुत छोटा हो। टॉपिक सेंटेंस कैसा होना चाहिए ये आप देखें, आप लिखा हुआ है ऊपर, उसमें क्या बात होती है जिसकी वजह से वो टॉपिक सेंटेंस है, और वो कितना जो है उसमें कितना उसके टॉपिक सेंटेंस की विड्थ होनी चाहिए, कितना वो ब्रॉड और कितना नैरो होना चाहिए। मैम ये इतना ब्रॉड नैरो होना चाहिए कि जिसमें ये अपनी मतलब इंट्रोडक्शन बता सके कि इसमें क्या क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या कुछ है उसके बारे में ये टॉपिक में डिस्कस कर सके, इतना ज्यादा होना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, इतना आपको जरूरत है, इसको समझे, ऐसे नहीं है। ज़ियान खालिद, टॉपिक सेंटेंस के बारे में बताएं मुझे, ज़ियान खालिद। आपको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से अगर आप नहीं बोलेंगे। यू विल बी रिमूव्ड, उसका मतलब यही होगा कि आप क्लास में नहीं हैं। ज़ियान खालिद, दिस इज द लास्ट कॉल तो AG नंबर 6318, ज़ियान खालिद। अनसा अमीन 6336। यस मैम। जी बेटा, मुझे आपने बताना है अबाउट टॉपिक सेंटेंस। मैम टॉपिक सेंटेंस किसी भी बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है। इसमें हम इंट्रोडक्शन बताते हैं, और ना ही ये बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉड होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए। कितना ब्रॉड नहीं होना चाहिए? ये बताएं ना, कितना ब्रॉड नहीं होना चाहिए। मैम मतलब कि इसमें हम उस पैराग्राफ का मेन आइडिया बयान कर सकें, ये इतना होना चाहिए। ये इसका मतलब ये बनता है कि इतना ब्रॉड नहीं होना चाहिए कि उस जो टॉपिक है, टॉपिक सेंटेंस जो दिया है उसकी डिटेल बताने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक और पैराग्राफ लिखना पड़े। ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो उसी पैराग्राफ के अंदर हो जानी चाहिए, इतना वो ब्रॉड होना चाहिए। और इतना नैरो भी नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस पे ही कंप्लीट हो जाए बात, आगे लिखने की जरूरत ही ना पड़े। सो इट मस्ट नॉट बी मच, बहुत ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए और बहुत नैरो भी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी वेरी ब्रॉड और वेरी नैरो। रेहान, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर सपोर्टिंग सेंटेंसेस? रेहान तारिक। रेहान तारिक 6317। रेहान तारिक, दिस इज द लास्ट कॉल। रेहान तारिक। सो आपकी क्लास काफी सारी जो है वो मिनाहिल जी, मिनाहिल क्या आपने कहना है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम मैं अस्सलाम जी बताऊं मिनाहिल। सपोर्टिंग सेंटेंस?
हाँ हाँ बेटा जरूर। मैम सपोर्टिंग सेंटेंस जो टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस के दरमियान वाला वो जो बॉडी होती है ना, वो कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस को। और ये सपोर्ट करता है कि जो टॉपिक सेंटेंस है उसको सपोर्ट करता है कि मेन आइडिया जो हमारे टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करता है ठीक है, इसमें क्या क्या आ और सकता है? एलिब्रेट करता है। इसमें आप उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उनकी जी मैम। उसको इलेबोरेट किया जाता है। इसके अलावा यू कैन गिव सम एग्जांपल्स। सो एवरीथिंग दैट ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंस। अली जान 6176, आप मुझे बताएं अबाउट द कंक्लूजनरी सेंटेंस। अली जान। सिक्स 176 अली। अली 6176 Ali, this is going to be the last call. Ali 6176 चल आप भी गए। लुकमान सर्वर, आप मुझे बताएं अबाउट द कंक्लूजनरी सेंटेंस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी लुकमान। मैम ये पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस ठीक है। जो होता है। और बस यही इसकी क्वालिटी है कि ये आखिरी सेंटेंस होता है। मैम अभी समझना है तो समझ ही तो पूछ रही हूँ आपको कि आप लोगों को क्या समझ आई है। अहमद सुल्तान, आपने हाथ खड़ा किया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम एक तो जो टॉपिक सेंटेंस है उसमें एक वर्ड यूज हुआ है फॉर एक्सप्लिकेशन। टॉपिक सेंटेंस विल बी बेटा दैट इज एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, ठीक है, वो तमाम की तमाम जी। मैम ये वर्ड फॉर एक्सप्लिकेशन लिखा हुआ है। वो बेटा हाँ जी, तो उसका मतलब यही बनता है ना, एक्सप्लेनेशन। हाँ जी बच्चों। वैसे आप लोग इतने डम तो नहीं है। अगर आपको नहीं, आपके पास मोबाइल है, आप उसको खोल के उसको देख भी सकते हैं। आप तो जी मैम ऐसे जो है ना वो शो करते हैं। वो तो मैम उधर से देखे होंगे, लेकिन मैम ये जो पूरा एक लाइन आप थी ना वो देखिए ना, पूरी नहीं समझ आ एनालाइज रही। करते हैं। व्हेन यू राइट डाउन, आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। आपको रीडिंग में स्टूडेंट्स ने अपने एजी नंबर्स नहीं लिखे हैं, वो अपने एजी नंबर्स लिखे, मैंने उनको वरना रिमूव कर देना क्लास से। ये वलीद बिन खालिद अपना एजी नंबर लिखो। आशिर खान अपना एजी नंबर लिखो। ये और आ रहे हैं उसामा, सलीम और आशिर। ये आप लोग जिस चीज का नहीं होना ना, मैंने यहाँ से उसामा सलीम, राइट डाउन योर एजी नंबर। उसामा, जो लोग सुनते नहीं ना, जवाब नहीं देते, उनको क्लास में ही नहीं रखना। माहा मुर्तजा, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
ठीक। सबा नबी जी, आपने क्या कहना है? जी बोलें सबा। यस मैम, कंक्लूडिंग सेंटेंस का पूछ रही थी, वो बताना था। जी जी मैम, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ होता है, और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो ना सिर्फ पैराग्राफ को एंड करता है बल्कि लिंक भी क्रिएट करता है नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, कि वो जो नेक्स्ट पैराग्राफ के में आइडिया होगा उसके साथ मैच करता रहे, इसके लिए वो लिंक भी क्रिएट करता है, और इट इज द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। कंक्लूडिंग सेंटेंस ये होता है मैम। बेटे इसको लास्ट लाइन नहीं कहना, ये जो हम उर्दू में लाइन का वर्ड बोलते हैं ना, इंग्लिश में पैराग्राफ Yes, में ma'am. लाइन कहीं नहीं होता है। दीज आर ओनली सेंटेंसेस, ठीक है। इंग्लिश में Yes, सिर्फ ma'am. हमने सेंटेंसेस की बात करनी है, लिखते हुए भी आपने ख्याल रखना है। आशिर खान, राइट डाउन योर एजी नंबर। मैं रिमूव कर दूंगी वरना आपको। आशिर खान, आशिर खान, चलो ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन, बल्कि उससे पहले तो मोहम्मद अहमद, ओके बेटा। चलो ठीक है, मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया, लेकिन बाज नहीं आते हैं आपकी क्लास के ना। आशिर को भी मैंने बाहर निकाला है क्लास से, जब तक ये अपना रोल नंबर एजी नंबर नहीं लिखेगा मैंने क्लास में एंटर नहीं करना है इससे। अच्छा, अभी आप माहनूर, आप क्लास में हो? जी जी मैम। मानो, बोले आप। मैंने आपको अटेंडेंस सेंड कर दी हुई है, अब मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट स्टार्ट की। हाँ हाँ, इसकी भी ले लें, ठीक है, शाबाश, स्टार्ट की भी ले लें। जो मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करती हूँ, बल्कि मैं अब नेट मेरा ठीक हो गया, मैं आप लोगों को दोबारा कॉल करती हूँ अपने लैपटॉप से, क्योंकि उस टाइम से मैं अपने मोबाइल से लगी हुई थी, और वहां से स्क्रीन शेयर करके जल्दी से सब लोग आ जाइएगा। नंबर नहीं लिखे जी नंबर्स। वलीद बिन खालिद, आपको क्या मसला है? आप क्यों नहीं लिखते हो वलीद अपना एजी नंबर? वलीद, why are you not writing down your AG number? मैंने आपको निकाल देना है क्लास से। CRGR, आप लोग देखा करें, अगर आपको कोई भी आउटसाइडर लगता है डू इन्फॉर्म में, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया करें। हाँ जी बेटा, मुझे पता चल गया, लिख लिया आपने, मैं देख लिया। अगर ना लिखते तो आप रिमूव हो जाते। CRGR, आप देखा करें, जो भी आपकी क्लास में कोई आउटसाइडर होता है मुझे फौरन बताएं, मैं उसको रिमूव कर दूं। और आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट पे मैं क्या बात कर रही थी जब ये हमारा सारा डिस्कनेक्ट हुआ।
मुबर्रा आउटसाइडर है। ठीक है, हैव ए विजिलेंट आई। ने भी CRGRs हैं यहाँ पे, फौरन मुझे आप लोगों ने बताना। चलिए, अब मैंने इसके बाद किसी को एंटर भी नहीं करना है। मुबारक को तो मैंने रिमूव कर दिया क्लास से। चलें, अब मैं आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ अबाउट एसे राइटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ जो है वो एक यूनिट है। ऐसे जो है ये यूनिट नहीं है, इट्स अ होल, अपने आप में ये एक होल है। और इसमें जनरलाइज टॉप जो है वो टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे जनरलाइज जो है वो डिस्कशन की जाती है। ऐसे राइटिंग एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है नॉन फिक्शनल राइटिंग का। आप बच्चे होते हैं तब से आपको ऐसे लिखना जो है वो सिखाया जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि ऐसे राइटिंग क्या होती है और ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ऐसे लिखते हुए। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट किया जा रहा है। नॉर्मली स्टूडेंट्स, all of the students, they have to write down essays and it feels to them that is a very horrible task to do. मैं अभी आपको क्लास में थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। So sometimes तो क्लास के लिए लिखे जाते हैं, sometimes it's for your examination, but there are some times when you have to write down an essay for scholarship, for a contest. So ऐसे जब मौके आते हैं on these occasions, it becomes this task becomes more overwhelming. ज़्यादा मुश्किल लगना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके साथ आपकी बहुत सारी expectations जो हैं वो associate हो जाती हैं. There are lots of hopes associated with that, और there are failure से आपको डर भी लगता है. तो ऐसे जो है ये एक लार्जर आस्पेक्ट है, ठीक है, एक लार्ज प्रोजेक्ट है. उसके बाद फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यही क्या करते हैं कि उसको एक बड़े स्टेप को एक ही दफ़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दे हैव टू face the problems because they want to do it in one go. That is impossible because it's a large project and it must be taken into different small steps. इसको manageable small parts में, chunks में किया जाए तो इसको करना easy हो जाता है. तो इसके लिए जो है प्रोसेस के लिए easiest way ये होता है to draft a successful essay. आप उसके लिए, ठीक है, कैसे कर सकते हैं उसको हम आगे देखते हैं. सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी है that is the type of essay. आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका essay किस तरह का है. जब ये जानेंगे उसके बाद ही आगे फिर उस ऐसे को आप लिखने के काबिल होते हैं और उसके बारे में आप अपना प्लान करते हैं, ठीक है. और ऐसे राइटिंग को पहले प्लान किया जाता है, देन यू राइट. फर्स्ट प्लान देन राइट. उसमें भी सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है द टाइप ऑफ ऐसे. ये 4 मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है. आगे सब कैटेगरीज जैसे नेक्स्ट स्लाइड में है. नैरेटिव, परसुएसिव, एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव. नैरेटिव, नरेट किया जाता है, जिसमें a writer is to tell a story, a student is to impart information about the subject, about the topic, the title in a straightforward way. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप अपनी जो भी चीज़ होती है वो बताते हैं, एक ऑर्डर में बताई जाती है, जैसे स्टोरी में बताते हैं. स्टोरी में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, लेकिन उसका एक ऑर्डर होता है. अगर आप उस ऑर्डर को किसी चीज़ को पहले कर देंगे, दूसरी को बाद में कर देंगे, जो कि पहले आनी चाहिए, तो वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़राब हो जाती है. तो ये करना जो है दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट. हु इज़ इन द चैट? Who is this one?
आपकी क्लास में कुछ लोग हैं जो कि पहले दूसरे नाम से आते हैं और बाद में जो है वो अपना नाम जो है वो चेंज करके तो अपनी औकात दिखाते हैं, बताते हैं कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही किसी ने किया है। फायदा जो है ये पहले ऑलरेडी क्लास में नहीं है। नहीं बेटा, नैरेटिव का मतलब ये नहीं होता है। नैरेटिव में स्टोरी नरेट करना होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन, अब मैं यहाँ पर आपके ना एक अब्दुल्ला अफाक हैं, एक हाजिक शफीक हैं और एक फ़ायदा नज़ारी हैं। ये मुझे आप बताएं, जो CRGR हैं ये आपके क्लास फेलोज ही हैं? जी मैम, ये क्लास फेलोज ही हैं। क्लास फेलो भी हमारे, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी ने जो है वो इधर चैट में जो है वो फजूलियात लिखने की कोशिश की हुई थी। क्योंकि मैं चैट में को भी डिसेबल कर देती हूँ, आप लोग लिख ही ना सकें। मैम ये कोई आउटसाइडर है? हाँ जी बेटा, तो आउटसाइडर बार बार आ रहे हैं ना। चलें, अब कोई नहीं लिख सकता इधर भी। नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में ना फर्क होता है, ठीक है। देयर इज आप जब छोटे होते हैं क्लासेस में तो आपको राइटिंग सिखाई जाती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो डिफरेंट है नैरेटिव राइटिंग में। नैरेटिव राइटिंग हमेशा स्टोरी राइटिंग होती है, जब इसमें आप एक स्टार्ट से एक स्टोरी लिखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे जो है वो क्या क्या वाकयात हुए। डिस्क्राइब में किसी चीज की डिस्क्रिप्शन देनी होती है। जैसे आप जब किसी आपको कहा जाता है राइट एन ऐसे ऑन अ टेबल, सो दैट ऐसे इज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें आप किसी टेबल की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जबकि अगर आपको कहानी लिखने के लिए दी जाती है तो वो आपकी नैरेटिव राइटिंग होती है, जिसमें आप कोई कहानी नरेट करते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं। अब जो नैरेटिव ऐसे होता है उसमें ऑब्वियसली स्टोरी नहीं होती है, इट्स लाइक अ स्टोरी। ठीक है, जैसे आप स्टोरी में लिखते हैं उस तरह से लिखा जाता है, लेकिन स्टोरी नहीं होती है। ये इनके इन एसेस की, नैरेटिव एसेस की एग्जांपल्स हम ये देते हैं। जैसे मैं आपको को ऐसे दिया जाता है, आपने पढ़े होंगे एसेस, रोड एक्सीडेंट, अ ट्रिप टू मरी। सो ये जो एसेस हैं ये नैरेटिव एसेस हैं, जिसमें आप कोई लाइक अ स्टोरी आप कोई चीज़ को बताते हैं, अपनी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे इसे। परसुएसिव एसेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो है वो बड़े लेवल के एसेस हैं। यानी कि इन तीनों में से, चारों में से अगर सबसे जो हाईएस्ट लेवल रैंक के जो एसेस होती हैं वो परसुएसिव एसेस होते हैं, जिसमें ना सिर्फ not only the writer write down or gives his imparts his views, but he imparts his views in a way that the reader must be convinced to the point of view of the writer. राइटर इस तरह से अपने पॉइंट्स देता है कि जो रीडर है उसको वो कन्विंस करे कि जो चीज वो बता रहा है, जिस तरह से बता रहा है वो वैसे ही है, वो मान ले उस चीज को। सो दोज आर परसुएसिव, परसुएड से है। ठीक है, परसुएड किया जाता है ना किसी को अपनी बात पर कहा जाता है कि ये जो मैंने कहा है ये सही है, तो परसुएसिव इज दैट। इसके बाद एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोसेस बताते हैं कि अगर ये ऐसे किया जाएगा तो ऐसे होगा। रेसिपी कोई बता रहे हैं, आप कोई बता रहे हैं कि कोई वाक्य, कोई किस तरह से ये एक काम किया जिसका नतीजा ये निकला। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें बताई जाती हैं, एक्सप्लेन किया जाता है नॉर्मली इसमें ना रीडर को। और डिस्क्रिप्टिव में डिटेल्स दी जाती हैं, ठीक है, कि क्या हुआ। एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप देते हैं, आप बताते हैं अपनी, आपको मैं कहती हूँ राइट डाउन एन एसे ऑन द क्लासरूम, अपने क्लासरूम के बारे में बताते हैं, अपने
किसी भी और चीज के बारे में वो डिस्क्रिप्शन होती है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं ये थे मेन, ठीक है, ये मैंने आपको बताई है मेन कैटेगरीज। इसके बाद सब कैटेगरीज भी आती हैं जो कि ये मेन नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं आपने ये देख लिया कि आपके ये मेन 4 एसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने एज ए स्टूडेंट यू स्टार्ट टू राइट और स्ट्रक्चर एन ऐसे, ठीक है। आप इसके बारे में सोचते हैं कि ये मैंने सोचना है, ये मैंने करना है, और पहले प्लान करते हैं, लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। इसके लिए यहाँ एक एग्जांपल ली गई है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, जिसमें आर्गुमेंटेशन देनी है, और नॉर्मली ये मेन इसकी कैटेगरी होगी या तो होगी अच्छा ये आगे चलेगा नैरेटिव, इसमें परसुएसिव होगा, ठीक है। फिर परसुएसिव में आप आर्गुमेंटेशंस देते हैं किसी भी चीज के हवाले से। सो इसके अलावा दूसरा ये होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस, ठीक है। ये सब कैटेगरीज है ना, तो उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताए जाते हैं एक ही अम्ब्रेला यानी एक ही चीज के जो है उसके बारे में। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेस होते हैं, ऑब्वियसली नाम से जाहिर है। द नेम टेल्स दैट देयर इज प्रॉब्लम एंड देन द सॉल्यूशन। देन इन्फॉर्मेटिव ऐसे भी होते हैं वेयर द राइटर इज गिविंग सम फैक्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। मेरे ख्याल अभी ना आप इनको थोड़ा सा रीडिंग करें यहाँ तक, उसके बाद में आगे आपको लेके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट में ये जो आपकी स्लाइड्स है ना, ये दोनों इनको अच्छी तरह करें जो मैंने करवाया, ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। इसके बाद फिर आगे लेके चलती हूँ। जी बच्चों, मुश्किल तो नहीं हो रही, समझ आ गई? अगर नहीं मुश्किल हो रही तो, अगर हो रही है तो हैंड रेज करें और मुझे बता दें ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। नहीं हो रही तो खामोश हैं, हैंड रेज हुआ है। जी सुमेरा। मैम ये लास्ट 4 टाइप्स दोबारा एक बार बता दें। कौन से वाला? लास्ट 4 टाइप्स जो आर्गुमेंटेटिव और इससे नीचे वाली 3 जो हैं। आर्गुमेंटेटिव आर्गुमेंट, चले ठीक है। आर्गुमेंटेटिव आर्गुमेंटेशन से है, ठीक है। आर्गुमेंट्स करते हैं ना आप, आर्गुमेंट्स कहाँ किए जाते हैं? जहाँ पर कोई इशू होता है, कंट्रोवर्सी होती है। मैं कहती हूँ कि ये ऐसे है, दूसरा कहता है कि ये ऐसे है, ये इस तरह से नहीं, ठीक है। तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपना स्टांस लेते हैं कि भाई ये इस तरह से है। जैसे अक्सर स्पीचेस नहीं होती हैं ब्यूटी के बारे में या किसी और चीज से, आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में, तो एक ही उसके फेवर में भी होता है, एक उसके अगेंस्ट भी होता है, ठीक है। आप जो भी स्टांस लेते हैं, फेवर में या अगेंस्ट लेते हैं, आप उस पे लिखते हैं कि ये इसी तरह से है, तो वो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, जिसमें आप आर्गुमेंट्स देते हैं। और अक्सर जो है वो उसमें डिफरेंट आर्गुमेंट्स दी जाती है कि ये जो मैं फेवर कर रहा हूँ या मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ उस चीज के, ये इस वजह से है।
कंपेयर और कंट्रास्ट में ऑब्वियसली कंपैरिजन करना, कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों को सिमिलैरिटीज यानी एक जैसा जो होता है ना उसको कंपैरिजन किया जाता है, और कंट्रास्ट डिफरेंसेस बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि हम बात करते हैं किसी भी दो चीज़ों की कि इनकी सिमिलैरिटीज देखनी है तो वो कंपैरिजन होगा किसी ऐसे में। जैसे अक्सर आपको कंपैरिजन के आपने पढ़े भी हुए हैं, छोटे लेवल पे आते भी हैं मैट्रिक और FAFSC के लेवल पे कंपैरिजन करने के लिए। और कंट्रास्ट होता है जो डिफरेंट चीज़ों का अपने डिफरेंसेस बताने हैं। प्रॉब्लम सोल्यूशन तो इजी है कि कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन देना है कि ये प्रॉब्लम है, जैसे माशरे की ये हमारी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ये है, इस तरह से उसको इरेडिकेट किया जा सकता है। इंफॉर्मेटिव में सिंपल आपने फैक्ट्स देने हैं कि ये एक टॉपिक है और इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। जैसे आप कायदे आज़म का ऐसे लिखते हैं और इस तरह से, उसमें तो सिंपल आपने इंफॉर्मेशन देनी है ना। फिर वो फर्दर उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं, बायोग्राफिकल एसेज आ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफी, इतनी डिटेल में जाने की आपके लिए जरूरत नहीं है, इसलिए इतने ही है ना। अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया है तो फिर मैं आगे चलूँ अब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब ऐसे राइटिंग की जाती है ना तो उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी होती है। यू हैव टू प्लान। अब सबसे पहले आपने अपने ऐसे का टॉपिक चूज कर लिया, ठीक है। यहाँ तक जब आपको पता है कि आपका टॉपिक क्या है और व्हाट टाइप ऑफ ऐसे यू आर गोइंग टू राइट, the first thing is that you must know as a student when you are going to start writing an essay, you must know the topic and the type of essay. उसके बाद आपका दूसरा स्टेप आ जाता है। The second step that you are having now is brainstorm your topic. आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? इसके लिए थोड़ा सा मैं रीडिंग करनी फिर फर्दर आपको बताती हूँ। यू कांट राइट एन एसे अनलेस यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू टू राइट अबाउट। आप किसी भी चीज के बारे में ऐसे नहीं लिख सकते जब तक आपको उसका आइडिया ही नहीं है कि आप किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इन विच यू कम अप विद द ऐसे टॉपिक। आप क्या करते हैं, ऐसे का टॉपिक आपको पता चल गया, उसकी टाइप पता चल गई है, आप बैठते हैं, कॉपी पेंसिल लेते हैं एंड यू सिंपली सिट एंड थिंक ऑफ आइडियाज। आप मुख्तलिफ उस टॉपिक से रेलिवेंट जो आइडियाज हैं उनको सोचना शुरू करते हैं। आफ्टर दैट राइट डाउन एवरीथिंग। सब कुछ जो है वो अपना उसको लिखते हैं और इसमें आप नोट टेकिंग को जो आपको सिखाई है उसको माइंड में रखेंगे। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आपको नोट टेकिंग के मैंने मुख्तलिफ मेथड सिखाए हैं, आप उन मेथड्स में से किसी एक मेथड को यूज करेंगे और उस मेथड के मुताबिक करेंगे। इसके बाद है यूजिंग क्लस्टरिंग और माइंड मैपिंग। ठीक है, ये जो मैंने आपको माइंड मैपिंग का भी बताया था, तो माइंड मैप वही होता है कि आप सेंटर में बना के और उस ऐसे के आइडिया को डेवलप करते हैं कि ये मेन है, इससे रेलिवेंट ये चीजें हैं, और फिर उसमें जो क्लस्टर है उसमें बबल बनाते हैं, यानी कि इस एक आइडिया के जो एक ब्रांच है उससे रेलिवेंट डिफरेंट आइडियाज, उससे रेलिवेंट आगे डिफरेंट आइडियाज। सो दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां आप मुख्तलिफ आइडियाज को अपने नोटबुक में लिखते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ सोचना ही नहीं है, सोचने के साथ साथ उसको नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन के मेथड्स में से कोई एक मेथड आपने यूज करना है। मोस्टली इसके लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है दैट इज माइंड मैपिंग। So brainstorming can be a great way to develop a topic more deeply and to recognize connections between various facets of your topic. So आपको अपने डेप्थ पे जाके आइडियाज को समझ आ जाते हैं, आपको डिफरेंट आइडियाज के बारे में जो रिलेशन है वो समझ आ जाता है। So you want me, all of you, to mute yours. Once you have a list of possible topics, it's time to choose the best one. अब आपने डिफरेंट जो है वो आइडियाज को आपके पास आ गए माइंड मैपिंग के थ्रू, आपने उसकी लिस्ट बनानी है।
लिस्ट ऑफ पॉसिबल टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद आपने बेस्ट वन निकालने हैं और उसके ऊपर आपने डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने हैं। ये क्वेश्चंस जैसे आपको रीडिंग करना सिखाई जाती थी ना, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी बनाने ज़रूरी हैं ताकि आप उन पे फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसको डिफरेंट जो है वो आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो ऐड कर सकें। अब टॉपिक जब आपने चूज करना है तो यहाँ पर आपका टॉपिक जो है बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नैरो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो आपका जनरलाइज्ड ही आप लिखते हैं। रिसर्च ऑफ द टॉपिक, अब रिसर्च द टॉपिक से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई फॉर्मल रिसर्च स्टार्ट कर देनी, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, टॉपिक भी आपका चूज हो गया, आइडियाज आपको समझ आ गए हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने देखना है कि अच्छा ऐसे लिखना है, तो उसके लिए आपने डाटा कलेक्शन करनी है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने लिखने के अलावा। बहुत सारी हिस्ट्री से चीज़ें, एग्जांपल्स, तो उसके लिए आप इन ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक से रेलिवेंट, लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट नहीं है। डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट उसके बारे में कैसे लिखा जा सकता है बेस्ट, या आप अपने डिफरेंट टीचर्स से जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ कम्स द स्टेप ऑफ आउटलाइनिंग योर एसे। अब आपके पास जब आपने डाटा काफ़ी कलेक्ट कर लिया है तो अब आपका एक आउटलाइन का प्रोसेस आता है, ठीक है। आउटलाइन के प्रोसेस में सबसे पहले तो ये जो आउटलाइन है ना बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी भी चीज़ का स्केलेटन होता है, उसका जो स्केलेटन, उसके बाद आपने बस उसको फर्दर आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आपने उसके ऊपर चलना, ठीक है। इसलिए जो आउटलाइन है इट मस्ट बी वेरी लॉजिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लोज प्रॉपर्ली। अब ये इसमें कोहेरेंस और ट्रांजिशंस जो हैं वो भी साथ चलेंगी। ऑब्वियसली आपके जैसे मैंने ऐसे पैराग्राफ राइटिंग में आपको सिखाया था पैराग्राफ लिखना, वही प्रोसेस पैराग्राफ राइटिंग का यहाँ आएगा। उसमें आपके लॉजिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड और फ्लो जो है वो उसी तरह से चलेगी जो मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग में सिखाई है। अब यहाँ पर एक सिखाया गया है कि अगर आपको टास्क दिया जाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखने का, आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा दैट विल बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आपका वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी पैराग्राफ। बाकी तो बॉडी पैराग्राफ होंगे लेकिन ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये डिफरेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपका मैं ऐसे राइटिंग सिखाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्टरी। तो दिस इज अबाउट how to write the introductory paragraph of your essay. Introductory paragraph लिखने के लिए you have to start by writing the thesis statement at the top. ठीक है। अब टॉपिक सेंटेंस आपका नहीं आएगा, यहाँ पर आपका थीसिस स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक टॉपिक नहीं देना है, आपने जनरलाइज्ड बात करनी है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंसेस तो आपने हर जो नीचे बॉडी पैराग्राफ हैं उसमें जैसे आपको टॉप पैराग्राफ लिखना सिखाया था कि उसमें हर पैराग्राफ जो है ईच पैराग्राफ विल हैव अ टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। लेकिन ये जो है इंट्रोडक्टरी, इट विल स्टार्ट विद द थीसिस स्टेटमेंट। दिस मीन्स यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट ईच ऑफ योर पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट, यू राइट देम, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हम सिर्फ आउटलाइन लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट थीसिस स्टेटमेंट देना है और फिर जैसे फर्स्ट आपकी आउटलाइन होगी थीसिस स्टेटमेंट, सेकंड होगा टॉपिक सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, थर्ड भी होगा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस ऑफ सेकंड बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह से important is don't jumble too many ideas in each paragraph. जैसे मैंने आपको बताया था पैराग्राफ राइटिंग में there is and there must be only one idea in one paragraph. So ये इसलिए है क्योंकि अगर आप बहुत सारे आइडियाज दे देंगे तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। और ट्रांजिशंस का भी मैंने आपको बता दिया है, so ensure you have transitions between paragraphs.
ट्रांजिशन जरूरी है, वरना अगर एक चंक खत्म हो जाएगा ना, ट्रांजिशन नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो चंक ही हो गया ना, खत्म हो गया वहां पे। अब नेक्स्ट में एक नेक्स्ट थॉट दे रहे हैं जिसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो चॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने चॉपी पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं, ट्रांजिशन क्रिएट करनी है। और उसका मकसद ये होता है ताकि जो रीडर है उसको अंडरस्टैंड कर सके, और फ्लो जो है वन आइडिया फ्रॉम टू द नेक्स्ट आइडिया, वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ में क्या होगा, फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट। सो उसमें ट्रांजिशन जरूरी है, फ्लो जरूरी है। अब इसमें फिल इन स्पॉटिंग फैक्ट्स फ्रॉम योर रिसर्च अंडर ईच पैराग्राफ, अपनी रिसर्च से जो डिफरेंट चीजें हैं उनको उठाएंगे, लगाएंगे। ऑब्वियसली सब आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे। सो मेक श्योर ईच पैराग्राफ टाइज बैक टू योर थीसिस स्टेटमेंट। वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट के थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है, नेक्स्ट आगे यही बताना है। अभी सिंपली क्योंकि हम यहाँ आउटलाइन की बात कर रहे हैं, आउटलाइन के बाद फिर हर पैराग्राफ को देखेंगे कि कैसे लिखना है। सो क्रिएट ए कोहेसिव अंडरस्टैंडेबल ऐसे, कोहेजन जरूरी है, कोहेजन के बगैर तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको आता है थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। थीसिस स्टेटमेंट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। आपके ये फर्स्ट सेंटेंस भी हो सकता है, कई दफा ये एंड पे भी दिया जा सकता है, बट इट ऑलवेज कम इन द paragraph that is in the introduction, or that is the introductory paragraph. अब थीसिस स्टेटमेंट में आपने पहले इससे जब टॉपिक चूज कर लिया है, अपने आइडियाज को रिलेटिव रेलिवेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करके आपने अपनी एक आउटलाइन क्रिएट कर ली है। सो हियर कम्स द टाइम फॉर क्रिएशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जो है ये बताता है रीडर को कि आपका अपना स्टांस क्या है इस ऐसे के बारे में, ठीक है। आपका, जैसे मैं कहती हूँ ब्यूटी इज एवरीथिंग, ठीक है, या कहा जाता है ब्यूटी इज ओनली आई वॉश। सो व्हाट इज योर स्टांस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यू थिंक इट इज और यू थिंक इट इज नॉट, ये आपका इस थीसिस स्टेटमेंट में आएगा, ये आपका स्टार्ट में आएगा कि आप क्या स्टांस दे रहे हैं। ये आप एंड पे नहीं जाके लिखेंगे सब कुछ बताने के बाद, ये शुरू में बताना है। जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है इट स्टेट्स द टॉपिक, ये टॉपिक को बताएगा कि टॉपिक है क्या, और जो सेकंड पार्ट है इट स्टेट्स द पॉइंट ऑफ द एसे, कि आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके एसे में उस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक एग्जांपल भी दी गई है, इफ यू वर राइटिंग अबाउट बिल क्लिंटन एंड हिज इम्पैक्ट ऑन द यूनाइटेड स्टेट, तो आपका जो एप्रोप्रिएट थीसिस स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि बिल क्लिंटन has impacted the future of our country through his 2 consecutive terms as a United Nations president. It means पहले पार्ट में आपने बताया है कि आपका टॉपिक क्या है, दूसरे में आप कौन सी ऐसी चीज है उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप बताना जा रहे हैं अपने उस पूरे ऐसे में। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऐसे, क्योंकि ये थीसिस स्टेटमेंट ही है जो कि आपके बारे आपको पढ़ के हमें पता चलेगा कि कोई भी रीडर या मैं एज ए टीचर स्टूडेंट को जब देखूंगी तो इसके ऊपर जज करूंगी कि व्हाट इज द टॉपिक स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, और उसी के मुताबिक ऐसे लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। सो आई वांट कि आप इसको थोड़ा पढ़ें, इसको थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, इसको पढ़ें 2 मिनट और समझें।
जी बच्चों समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो जस्ट रेज योर हैंड, और अगर नहीं करेंगे तो मुझे यही होगा कि आ गई है, फिर मैं आगे आपको कराती हूँ। सो आपको आ गया, नेक्स्ट चलते हैं फिर। राइट द बॉडी, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, जो मैंने आपको पैराग्राफ में राइटिंग में सिखाया था। सो जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें आपने बॉडी पैराग्राफ के बॉडी ऑफ ऐसे है उसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐसे पैराग्राफ राइटिंग मैंने आपको सिखाई है उसी तरह से आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं। अब इन ऐसे के जो ये बॉडी के ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं, इन दीज पैराग्राफ्स यू आर्ग्यूज, यू एक्सप्लेन्स, यू डिस्क्राइब्स योर टॉपिक। आपने टॉपिक से कहीं पे भी नहीं हटना, इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, आर्ग्यू करना है, डिस्क्राइब करना है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। आपका टॉपिक क्या है, और इसमें जब आपने आउटलाइन लिखी या आपने कोई डायग्राम बनाई है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी हर जो पैराग्राफ है उसका टॉपिक सेंटेंस देना है, तो यहाँ पर आपने उस टॉपिक सेंटेंस का को लेना है और उसको आपने स्टार्ट करते जाना है, एक एक पैराग्राफ बनाते जाना है। बट ऑब्वियसली आपने उसमें ट्रांजिशंस यूज करनी है, दे मस्ट बी कोहेरेंस, ठीक है, कोहेरेंस नहीं होगी, फ्लो ऑफ आइडियाज नहीं होंगे, तो वो आपका चंकी हो जाएगा, आपका वो एक गुड ऐसे नहीं रहेगा। सो स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हुए आप तमाम पैराग्राफ्स लिखेंगे और उसी तरह से उनमें ट्रांजिशंस भी आएंगे। चलें जी, अब फर्दर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वो तो सिंपल थीसिस स्टेटमेंट था, अब पूरा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है उसके बारे में है कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है, ओवरऑल और बॉडी ऑफ ऐसे। अच्छा जी, आपका जो टाइम जो है ना वो खत्म हो रहा है, सो 1 मिनट रह गया, मैं आपकी क्लास एंड करके दोबारा लगाती हूँ, ठीक है, तो आप जल्दी से आ जाए ताकि मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर दूँ। माहनूर जी बेटा अटेंडेंस ले लें, क्लास आपकी खत्म हो गई है। मैम मैं लेती हूँ। हाँ जी ले लें। तो आपकी क्लास हो गई है एंड, इसको मैं नेक्स्ट आपको कंटिन्यू कर दूंगी, जितना करवाया है उसको अच्छी तरह कीजिएगा, जो नहीं समझ आएगी वो भी करवा दूंगी, और ये भी थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा तो हो गया, तो इसको भी कंप्लीट करवा दूंगी। चलें टिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।